साहित्य की विभिन्न विधाओं में निबंध मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यदि निबंध का मानवीकरण किया जाए तो मुझे इस विधा में एक प्रज्ञा पुरुष का दर्शन होता है। मैं इससे जुड़ा हुआ पाता हूँ स्वयं को। अतः इसके प्रति मेरी जो धारणा है एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर है जिससे हमारा बरसों का संबंध रहा हो। इस विधा को लोकप्रिय बनाने का संकल्प मेरे मन में हमेशा उठता रहा है और इसी क्रम में आप लोगों के समक्ष इस बार सेमल खूब फलेगा शीर्षक निबंध में आप लोगों को सुना रहा हूँ। देखा देखी अपने परिसर में तुरंत फायदे के लिए मैंने लगाए फूल और पौधे। कुछ फले पर फूले नहीं, कुछ पीले पड़कर सूख गए, जो शेष बचे नर प्रजाति के निकल गए। अभी मैं जहाँ रहता हूँ अंग्रेजों के समय की बसाई हुई कॉलोनी है। उस समय के बनाए गए साहब बहादुरों के बंगले तथा छोटे मुलाजिमों के लिए अपेक्षाकृत निम्न स्टेटस वाले भिन्न भिन्न टाइप के क्वार्टर हैं। साहबों के लिए बनाए गए बंगलों में मुझे एक तथ्य कॉमन लगता है, वह है सेमल का पेड़। लगभग हर बसंत में सेमल के दहकते टहकते लाल फूलों को देखकर भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम का स्मरण होता है। इन बंगलों में फलदार वृक्षों का अभाव है, ऐसा भी नहीं कि फलदार वृक्ष बिल्कुल नहीं है। हाँ, अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। मेरे परिसर में तो फल वाले वृक्षों का नितांत अभाव है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। तो मुझे लगा कि मेरे यहाँ उपयोगी फल वाले वृक्ष नहीं हैं तो और कहीं भी शायद नहीं होंगे, पर मेरी यह धारणा गलत साबित हुई। मैं सोचने लग जाता हूँ कि जब अंग्रेजों के ज़माने की बसी बसाई कॉलोनी है तो इनमें अच्छे अच्छे फूल पौधे क्यों नहीं हैं? क्या उनकी दिलचस्पी ऐसे कामों में नहीं थी? अंग्रेजों की गार्डनिंग हॉबी का अवशेष आज भी जदा कदा कहीं दिखाई दे जाता है। उनके द्वारा बनाए गए कल कारखाने तथा पुल आदि आज भी नए निर्माण की तुलना में कहीं ज़्यादा सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। और कहीं पढ़ा था कि मसूरी और चंडीगढ़ जैसे यहाँ के कई पर्यटक स्थल तो उनके द्वारा ही विकसित किए गए हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत उनके ज़माने में हुई, पर इस छोटी सी रेल नगरी को सजाने संवारने में वे उदासीन क्यों रहे, यह पता नहीं चल पाया। मैं सोचने लगता हूँ तो लगता है कि उनकी गार्डनिंग हॉबी को बाद की जनरेशन ने बरकरार नहीं रखा, इसलिए आज की तारीख में उस सुंदरता का भाव दिखता है। मैं अनुमान लगाता हूँ कि जब से हिंदुस्तानी साहबों का आमदरफ्त हुआ है तो कुछ खास बंगलों में उन्होंने अपने तरीके से या अपनी अभिरुचि के अनुसार कुछ ऐसे वृक्षों का रोपण किया होगा और ये वृक्ष मेरे समय तक आते आते विकसित होकर प्रौढ़ हो चुके हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था सेमल की, सेमल के फूलों की। सेमल के फूल दूर से देखने में सुंदर लगते हैं, चाहे वे पेड़ पर हों अथवा धराशायी हो गए हों, पर उनका हार माला कोई नहीं बनाता। सेमल के फूल अपने गुणधर्म में पलाश की बराबरी भले न कर पाए, पर रंग रूप के स्तर पर मुझे समानता दिखाई देती है। सेमल और पलाश दोनों के पुष्पित होने का समय एक, रंगों की आभा एक, दोनों के दहकने टहकने का समय एक। और यदि सेमल की रुई को केंद्र में रखकर इसकी गुणवत्ता का विश्लेषण करें तो यह पलाश के मुकाबले ज़्यादा उपयोगी है। सौंदर्य के कवि कालिदास का ध्यान सेमल की फूलों की ओर नहीं गया और न ही गुरु रविंद्रनाथ ने कुछ कहा। इन महाकवियों से उपेक्षित सेमल अपने आप में मगन रहता रहा। संस्कृत साहित्य में वर्णन है कि तरुणियों के पदाघात से अशोक के फूल खिलते हैं।
पर मेरा मानना है कि इनकी आहट से जरूर श्रृंगार झरते हैं और पुष्पित होता है पलाश। शांति निकेतन की होली में गुरुदेव पलाश के फूलों से रंग तैयार करवाते थे, जिससे होली खेली जाती थी। इधर सेमल मान अपमान की चिंता से दूर परोपकार की साधना में लगा रहा और अपने फलों के माध्यम से धरती पुत्रों के सिर दर्द से निजात दिलाने हेतु औषधि के रूप में अपनी नर मुलायम भावनाओं को प्रकट करते हुए रुई देता रहा, जिस रुई का उपयोग विशेषकर तकिए में भरे जाने के निमित्त होता रहा है। सेमल के फूल की अनुपयोगिता को लेकर इसके प्रति मेरे मन में भी उपेक्षा का ही भाव था, पर बातों बातों में अपने पुष्प रहित परिसर में बैठे श्रीमती जी ने कहा, इस बार सेमल खूब फलेगा। फलेगा तो फले, मैं तो जमीन पर गिरे इन फूलों को साफ करते करते परेशान हूँ। श्रीमती जी ने बताया, सेमल के फल से निकलने वाली नई मुलायम रुई बहुत उपयोगी होती है। बुजुर्गों से सुना गया है कि यदि सर में दर्द हो तो सेमल की रुई वाले तकिए पर सिर रखकर आराम करने से दर्द जल्द दूर हो जाता है। सेमल के लिए मेरे मन में उपेक्षा का एक और कारण था। सेमल मेरे यहाँ अब तक फूलता रहा, कभी फला नहीं। इसे भी भाग्य के फलसफे की तरह मैं मान बैठा था कि इस सेमल का फलना मेरे भाग्य में नहीं बधा है, पर एक आशा उम्मीद की किरण जरूर अंतस में बैठी थी कि जब सेमल फूल रहा है तो एक न एक दिन फलेगा जरूर। पर वही मेरे बगलगिर राय साहब का सेमल पल्लवित पुष्पित एवं फलित होता रहा है। मैं कई वर्षों से सेमल का सार तत्व रुई पाने से वंचित रहा, जबकि राय साहब अपने घर के साथ साथ मित्रों परिजनों को तकिया भर सेमल की रुई भिजवा कर कितनों को सर दर्द से, जो कि आज की सामान्य समस्या है, निजात दिला चुके होंगे। तकिए की बात चली तो बचपन की एक स्मृति ताजा हो उठी। अपने ननिहाल में 2 सूती कपड़े वाले तकिए के गिलाफ पर मैंने कुछ पंक्तियों को रंगीन धागों से उत्कीर्ण देखा था। सिर धर कर देख लो क्या असर तकिए में है, नींद का जादू भरा तकिए का हर बकिए में है। तो उस तकिए में नींद का जादू भरे होने का रहस्य आज उजागर हो रहा है। इसी कारण सेमल स्वयं को महत्वपूर्ण बताता रहा है और रहता है अपने आप में मगन, अपनी अनेक लंबी भुजाओं को विभिन्न दिशाओं में उठाए हुए गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए रहता है। हो भी क्यों न, क्योंकि वह दर्द-हर की भूमिका में स्वयं को प्रस्तुत करता है। उसकी अभिलाषा है, न तुहम कामये राजन, न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। अर्थात मुझे राजपद नहीं चाहिए और नहीं मुझे स्वर्ग की चाहत है और न मोक्ष की कामना। मैं केवल प्राणी मात्र के आरोग्य लाभ की कामना करता हूँ। सेमल के पेड़ से जैसे ही मेरा ध्यान हटता है, अन्य बंगलों में लगे पेड़ पौधों की ओर बरबस चला जाता है, जहाँ नारियल, नींबू, अनार, आम्रपाली, शरीफा, लीची, पपीता तथा बड़े बड़े घौ देने वाले केले के पेड़ हैं, जबकि मेरे परिसर में अर्जुन, सेमल तथा छोटे घौ देने वाले चिनिया केले और सहतूत की 2 किस्में हैं। त्वरित फल प्राप्ति की उम्मीद से मैंने पपीते के कुछ पौधे लगाए, पर बड़े होने पर वे पीले पड़कर सूख गए और जो शेष बचे नर प्रजाति के निकल आए। मेरे परिसर वाले चिनिया केले का घौद भी अत्यंत छोटा होता है। देखकर लगता है कि भाग्य वाले व्यक्ति का हल भूत जोतता है, यानी जिनके यहाँ तमाम सुमधुर फलों के पेड़ हैं, अपने स्वामी के भाग्य की तरफ पल्लवित पुष्पित होते रहे हैं। तुलनात्मक दृष्टि से मैं अपने भाग्य को छोटा मानता हूँ और संतोषम परमम सुखम को चरितार्थ करता हुआ इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, चलो मेरा भाग्य भले ही छोटा है
पर खोटा तो नहीं है ना। इस बार सेमल फलेगा, छोटा घौद ही सही, पर चिनिया केले मिलेंगे और सहतूत की 2 किस्मों से अपनी तपिश बुझाऊंगा। अंत में महाकवि कालिदास से इत्तेफाक रखते हुए यदि किसी रक्ताभ फूल के खिलने की बात करें तो सेमल के फूल भी दहकते हैं, टहकते हैं, झरते हैं और पोषित करते हैं। अपने फलों को देते हैं उपहार स्वरूप नर्म मुलायम रुई, दर्द से निजात पाने को। एक दिन सेमल से जुड़े गुण दोषों तथ्यों का अपने अभिन्न से मैं शेयर कर रहा था तो उन्होंने बताया कि सेमल की छाल औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसकी लकड़ी की प्लाई बनती है तथा इसके पौधे का अद्भुत विकास होता है। अन्य पेड़ों की तुलना में देखते देखते यह सयाना हो जाता है। इसके पल्लवित पुष्पित होने के 3 चरण हैं। पहला जो पत्तों से भरा पूरा होता है, दूसरा हर पतझड़ में बिल्कुल ठूंठ हो जाता है। ठूंठ होने पर चांदनी रात में यदि सेमल को देखें तो महसूस होता है कि अपने अनेक हाथों को उठाए फैलाए चांद को पकड़ने के लिए बेताब है, अथवा अपने बाहों के घेरे में उसने चांद को कैद कर लिया है। कई बार चांद ठूंठ सेमल की डालियों टहनियों के बीच मुस्कुरा रहा होता है। तीसरा स्टेज जब ठूंठ सेमल के हर अंगों में केवल फूल ही फूल दिखते हैं। सेमल प्रकृति के परिवर्तन चक्र से तादात्म्य स्थापित करते हुए संदेश देता है, रिक्त हस्तता और समृद्धि दोनों ही जीवन के शाश्वत सत्य हैं, पर इस सत्य को स्वीकार करना ही जीने की कला है। कबीर साहब के ख्यालात देखें, कबीरा यह संसार है ज्यों सेमल के फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंगन भूल। और तुलसी बाबा के शब्दों में, बलि विक्रम वेणु दधीच गए, अरु पारथ वाय जिनु भारत ठाना, गयो दुर्योधन छत्रपति, जिनु 64 को समय दत्र बखाना, बाली मरयो बलवंत गयो, जिनकी क खरीद सकंध समाना, धरा का प्रमाण ही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। बहुत बहुत धन्यवाद।